All right, guys. So in this video, we're going to start with the examples of dipole moment. तो जितने possible examples हमको dipole moment के आ सकते हैं, वो आपको मेरी इस playlist में मिलेंगे. चाहे वो 2 वीडियो में कंपाइल हो जाए, चाहे वो 3 वीडियो में कंपाइल हो जाए. तो hardly makes a difference. So let's get started. देखो, जो पहला क्वेश्चन आता है, वो आता है कि यार अमोनिया एंड NF3 इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे देखो कि भाई अमोनिया का स्ट्रक्चर NH3 होता है, तो शेप NH3 है और इस पे आपको पता है एक लोन पेयर भी है. और अगर हम NF3 की बात करें तो हमारे पास ये NF3 होता है और N के ऊपर फिर से लोन पेयर होता है. अब मुझे ये चीज पता है कि N और H में इलेक्ट्रॉन्स N की तरफ रहेंगे, N और H में इलेक्ट्रॉन्स N की तरफ रहेंगे, N और H में इलेक्ट्रॉन्स N की तरफ रहेंगे. और जो हमारे पास लोन पेयर है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर की तरफ रहती है. तो हम ये बोले कि जो NH बॉन्ड है, वी हैव 3 NH आइडेंटिकल बॉन्ड. तो अगर हमारे पास 3 NH आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं तो क्या होगा कि मैम इसका बॉन्ड म्यू, इसका डाबल बॉन्ड म्यू, इसका भी डाबल बॉन्ड म्यू. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा μ1, है ना. और सारे के सारे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं बोलूंगी कि भाई जो NH बॉन्ड 1 है और जो NH बॉन्ड 2 है और जो NH बॉन्ड 3 है, इनका पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन कंप्लीट होगा और ये मेरे पास वेक्टर आएगा रिजल्टेंट. अच्छा, अब जब रिजल्टेंट आ गया तो हम ये बोलेंगे कि यार जो रिजल्टेंट और 3 है, इनका पैरेललोग्राम ये कंप्लीट होगा तो इसका रिजल्टेंट ये आ गया. तो फाइनली ये μ1 और ये जो रिजल्टेंट है, ये ग्रीन वाला, दे आर बोथ पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन, यानी कि सारा डाइपोल मोमेंट यहाँ पर एडिटिव है. और क्योंकि सारा डाइपोल मोमेंट यहाँ एडिटिव है, अच्छा, तो ये हमारा एक डाइपोल मोमेंट हो गया. तो हम ऐसे बोलेंगे क्या कि भाई आइडियली तीनों का म्यू प्लस μ1 ये एडअप हो गया. NF3 की बात करो. इन NF3 स्ट्रक्चर व्हाट इज हैपनिंग कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लोरीन की तरफ है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरीन की तरफ है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरीन की तरफ. और जो हमारा एक और बॉन्ड है वो किसकी तरफ है, वो लोन पेयर की तरफ है. तो एज यूजुअल अगर मैं मार्क करूं कि दिस इज माई NF बॉन्ड 1, NF बॉन्ड 2 एंड NF बॉन्ड 3, तो NF बॉन्ड 1 2 3 में क्या होगा कि मैम इसके अंदर यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट आएगा, है ना. क्योंकि यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट आएगा तो हमने कहा कि दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ 1 एंड 2. अच्छा, यहाँ बात करो, यहाँ क्या हो जाएगा मुझे बताओ कि मैम दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ R1 2 and 3, है ना. तो जैसे ही 1 और 2 का, जैसे अगर ध्यान से देखें कि भाई हमारे पास ये बॉन्ड 1 है, ये बॉन्ड 2 है, तो बॉन्ड 1 एंड 2 का रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ ये आ गया. और इस, अगर मैं इसको देखूं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं ये बॉन्ड 2 हटा दूं और ये बॉन्ड 1 हटा दूं, तो अब मेरे पास 2 डाइपोल्स बचे. कौन कौन से, एक डाइपोल बचा R12, एक बचा 3, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये वाला. तो हम यहाँ से क्या बोले कि वी विल हैव R12 and 3, इसका ये मेरे पास क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट. अच्छा, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है कि भाई ये और ये, इन दोनों का ये रिजल्टेंट जो है ये ऑपोजिट में है. तो यहाँ से 3 म्यू माइनस μ1 हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट है नीचे और ये 180 डिग्रीज पे आ रहे हैं. तो हम ये बोलेंगे कि भले ही NH3 में 3H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से तो कम है, लेकिन फिर भी सबका डाइपोल मोमेंट एडिटिव है. तो अमोनिया के अंदर क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज मोर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3. क्यों, क्योंकि NH3 में सारे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग एक डायरेक्शन में, समझ रहे हो. तो यहाँ पे ऐसा, हम अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, सारा नेगेटिव चार्ज N के एंड पे है और सारा पॉजिटिव चार्ज H के एंड पे. तो आइडियली अगर ध्यान से देखा जाए तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, व्हाट इज अ डाइपोल. अगर मैं एज अ होल इस मॉलिक्यूल को देखूं तो ध्यान से देखा जाएगा तो ये पूरा कॉर्नर पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया मॉलिक्यूल का, और ये वाला पूरा कॉर्नर नेगेटिव हो गया. तो व्हाट इज अ डाइपोल, डाइपोल का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल का एक कोना नेगेटिव और एक कोना पॉजिटिव सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसे डाइपोल कहते हैं. तो अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है,
तो उनके बीच की ये क्या आ जाएगी, हमारे पास दूरी आ जाएगी। समझ में आ गई? तो हम इसकी बात करते हैं, तो वन इज एन एंड वन इज एच, और इनके बीच में हमारे पास यहाँ पर डाइपोल आ जाएगा, है ना। लेकिन NF3 में क्या हो रहा है, NF3 में नेगेटिव क्या हो रहा है, यहाँ पे भी लोन पेयर इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पे फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये तो एक तरह से डाइपोल बना ही नहीं, और बना भी तो हम बोलेंगे कि डाइपोल में टू बॉन्ड मोमेंट्स कैंसिल ईच अदर। तो अगर आपने डाइपोल मोमेंट वाली प्लेलिस्ट देखी हो तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि मैंने बॉन्ड मोमेंट वहां पे क्लियरली समझाए हैं। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3। तो दिस इज माय फर्स्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डाइपोल मोमेंट है ना, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री, जितनी भी रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं वो क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल द रेगुलर ज्योमेट्रीज इज, तो हमने कहा देखो जी BeCl2 है जैसे, तो बेरिलियम का बॉन्ड क्लोरीन के साथ बन रहा है और बेरिलियम का बॉन्ड क्लोरीन के साथ बन रहा है, और बेरिलियम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। ये सारी ज्योमेट्रीज मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है। तो हम ये बोलेंगे कि भाई मैम बीई के दो बॉन्ड है, BeCl के दो बॉन्ड है, एक का डाइपोल मोमेंट μ1 है, एक का डाइपोल मोमेंट भी μ2 है, सही। तो μ1 और μ2 की अगर हम बात करें, ठीक है, μ1 और μ2 की अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, मुझे बताओ कि मैम व्हेन वी हैव μ1 and when we have μ2, what do you think is going to happen, कि this is going to be μ1 and this is going to be μ2। तो अगर एक μ1 है और एक μ2 है ना, तो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो आइडियली मैं बोलूं कि बॉन्ड मोमेंट्स ऑफ अ परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्री, परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब ये सराउंडिंग एटम भी दोनों सेम है, तो ऑफ अ परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्री इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। कैसे जीरो, ध्यान से देखो। जीरो जीरो ऐसे कि भाई देखो मैम, जो डाइपोल मोमेंट हमारे बॉन्ड वन का आएगा वही डाइपोल मोमेंट μ2 का आएगा, तो ये बराबर है। और अगर मैं बोलूं कि ये क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्लोरीन की तरफ, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ रहा है मेरे पास, बताओ। यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव और इस पे कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव। तो माय पॉइंट हियर इज कि अगर ऐसा होगा, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन, कि इधर शिफ्ट हो गए, तो हमारे पास μ1 और μ2 दोनों बराबर म्यू के हैं, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट कितना है, दोनों का डाइपोल मोमेंट इज नियरली 180 डिग्री। तो हम यहाँ से अगर देखें तो म्यू रिजल्टेंट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। तो μ1 हमारे पास क्या है, μ1 भी म्यू है, μ2 स्क्वायर भी μ2 है, प्लस 2 इंटू म्यू कॉस 180। तो ये मेरे पास निकल के आएगा 2 μ स्क्वायर प्लस 2 μ स्क्वायर कॉस 180 की वैल्यू -1। तो मेरा आंसर आ गया 2 μ स्क्वायर माइनस 2 μ स्क्वायर का अंडर रूट, आंसर इज अंडर रूट ऑफ जीरो विच इज जीरो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू रिजल्टेंट। कंसेप्ट क्लियर है? तो हम कह रहे हैं कि हमने लीनियर ज्योमेट्री के लिए ये प्रूव कर दिया कि लीनियर ज्योमेट्री के लिए हमारा डाइपोल मोमेंट जीरो है। और सीधी सी बात है, अगर डाइपोल मोमेंट एकदम से एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और आइडेंटिकल बॉन्ड है तो नेट डाइपोल मोमेंट उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो मेरे पास BCl3 है, परफेक्टली आइडियल ज्योमेट्री, तो बोरॉन सेंटर में है। हमने VSEPR थ्योरी में पढ़ा है कि BCl3 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ठीक है। तो आप ये समझो कि यहाँ पे B और Cl में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की नेगेटिव है, बोरॉन की पॉजिटिव है। B और Cl में से Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव है, बोरॉन की पॉजिटिव है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ये भी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो मेरा ये ब्लू है ये भी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आई एम सेइंग कि B और Cl का बॉन्ड है, B और Cl का बॉन्ड है, और फिर B और Cl का बॉन्ड। इज दिस पार्ट क्लियर? तो द पॉइंट हियर इज व्हाट, कि वी हैव दिस। अब इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं इस बॉन्ड को भी म्यू बोलूं और इस बॉन्ड को भी म्यू बोलूं
तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में यहाँ एंगल होता है 120 डिग्री, ठीक है। तो जब 120 डिग्री है तो पैरेललोग्राम लॉ से ये वेक्टर इधर, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इनके पैरेलल एक वेक्टर बनाओ। तो ये वाला वेक्टर मैंने बॉन्ड 1 के पैरेलल बना लिया, और ये ब्लू वाला वेक्टर मैंने बॉन्ड 2 के पैरेलल बना लिया। तो मैं बोलती हूँ कि मेरा μ1 और मेरा μ2 तो सेम ही है, क्योंकि आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं। तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी की वैल्यू दोनों बॉन्ड के लिए सेम आएगी। तो हमने जब पैरेललोग्राम लॉ बनाया तो हमारे पास यहाँ पर एक एरो आ जाएगा, ये मेरा रिजल्टेंट है। आप देखो पहली बात कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। तो अगर मैं बोलूँ μ3 तो दिस इज डाइपोल मोमेंट μ3, और μ1 μ2 μ3 इंडिविजुअली हमारे किसके बराबर है, म्यू के। तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि भाई आर और μ3 ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। So we will say कि we will have μ1 and we will have μ2, एक μ3 है और एक r है। So here what do you think is going to happen कि we have μ1, we have μ2, और μ1 और μ2 हमारा इसका ये क्या है, ये डायगोनल है, and diagonal is along the resultant। So the idea here is what? The idea here is कि भाई मैम अगर मेरे पास ये है ना, तो इसका फिर से आप म्यू रिजल्टेंट निकालो। तो म्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, म्यू रिजल्टेंट किस किस का निकाल रही हूँ, बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2 का। तो दैट इज μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का। तो हम ये बोलेंगे व्हाट इज μ1 स्क्वायर, μ1 स्क्वायर का मतलब म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू कॉस 120। आपको ये याद रखनी है, कुछ वैल्यूज मैं यहाँ लिख रही हूँ। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्रीज की वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्रीज की वैल्यू 1/2, cos 45 डिग्रीज की वैल्यू 1/√2, एंड cos 90 डिग्रीज की वैल्यू 0, एंड cos 120 डिग्रीज की वैल्यू -1/2। So we will have what? We will have 2 mu square plus 2 mu square cos 120 कितना होता है 0। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 mu square minus mu square का अंडर रूट। So this is going to be mu square and this is going to be mu। तो रिजल्टेंट जो r की वैल्यू आई वो म्यू आई। तो अब रिजल्टेंट आने के बाद इन दोनों बॉन्ड्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, हम ऐसे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस रिजल्टेंट के अलोंग ही चल रहा है। तो आइडियली अगर हम देखें, है ना, अगर हम आइडियली देखें तो हम यहाँ से क्या कंडीशन मान सकते हैं, देखो हम ये मान सकते हैं कि ये हमने हटा दिया, ये हमने हटा दिया। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई बोरॉन की एक एक रिजल्टेंट म्यू इधर है और एक रिजल्टेंट म्यू इधर है। और मैंने ये रिजल्टेंट एक अलग वीडियो में समझा रखा है, तो इस प्लेलिस्ट का वो सबसे स्टार्टिंग में पार्ट है कि रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बोलूँ तो दोनों म्यू फिर से 180 डिग्री पे आ गए, पर ये वाला जो म्यू है दिस इज एक्चुअली अ रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2। तो हम कहते हैं जब दोनों के फाइनल रिजल्टेंट्स ऑपोजिट हो गए तो ओवरऑल म्यू 0 हो गया। तो म्यू नेट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। समझ में आ गई। तो द आइडिया इज कि BCl3 जो है हमारा, वो BCl3 क्या है, वो BCl3 हमारा एक एक ओवरऑल, अगर इंडिविजुअल बॉन्ड्स की बात करें तो हम बोलेंगे इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर बट द नेट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। बस ये अपने को याद रखना है, ओवरऑल नेट मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर, ठीक है। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कोई और ज्योमेट्री अगर हो जाती है, लेट्स से मैंने बोला CCl4, तो दिस इज अगेन वन ऑफ माय रेगुलर ज्योमेट्रीज। और ये ज्योमेट्री कौन सी है, दिस इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो वी हैव कार्बन, वी हैव क्लोरीन, वी हैव क्लोरीन, वी हैव क्लोरीन एंड वी हैव क्लोरीन। आगे अब क्लोरीन पे कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। क्लोरीन पे कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। गॉट द पॉइंट। तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है तो डाइपोल मोमेंट्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स हियर, ऐसे, यस और नो। तो अब मैं अगर बोलूं तो मैं बोलूंगी कि भाई ये बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 है ना, तो सबकी शिफ्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबकी शिफ्टिंग इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव, क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव। अच्छा जी,
अब क्या हो जाएगा, अब हम ये बोलेंगे तो कार्बन पे कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव। तो द आइडिया ये है कि मैम ये और ये, ठीक है। अब हम यहाँ से समझें तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 1 and 2 का रिजल्टेंट इज अलोंग द ग्रीन लाइन। जब ग्रीन लाइन रिजल्टेंट आ गया तो हम कह रहे हैं बॉन्ड 1 and 2 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार रिजल्टेंट निकाल लेते हैं तो बाकी दो वेक्टर्स की कोई जरूरत होती नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रीन वेक्टर और ये जो थर्ड वेक्टर है म्यू वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट will be along this direction. So let's say that will be along the red direction. And this red वाला bond या dipole moment is exactly opposite ऊपर वाले black dipole के moment के साथ। तो हम कैसे बोलें, हम ऐसे बोलेंगे कि भाई ओवरऑल जब हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला, फिर उस रिजल्टेंट का तीसरे के साथ रिजल्टेंट निकाला, तो हम कह रहे हैं जो फाइनल रिजल्टेंट बन रहा है रेड वाला, जो फाइनल रिजल्टेंट बन रहा है रेड वाला, दिस फाइनल रिजल्टेंट रेड वाला विल डू व्हाट, दिस फाइनल रिजल्टेंट रेड वाला will basically will basically be doing what, is going to cancel out mu 4। तो हम बोलेंगे ओवरऑल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हमारी कैसी होती है, एक नॉन पोलर ज्योमेट्री होती है, प्रोवाइडेड हमारे सराउंडिंग एटम सारे सेम है, ठीक है। तो एवरी नॉन पोलर ज्योमेट्री इज इज अ रेगुलर ज्योमेट्री कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी रेगुलर ज्योमेट्रीज होती हैं वो सब नॉन पोलर ज्योमेट्रीज होती हैं, whether it is a linear geometry, whether it is a tetrahedral geometry, or whether it is a trigonal planar geometry, ठीक है। अगर आपको स्लो लग रही है वीडियो तो आप स्पीड 2x पे करके सुन सकते हैं, 1.5x पे करके सुन सकते हैं, whichever is convenient to you, but I think I'm able to explain the concept well, right? So we will have the linear geometry, we will have the tetrahedral geometry, and we will also have the trigonal planar geometry, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमने लीनियर ज्योमेट्री बना ली, फिर हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना ली, ठीक है। एक और ज्योमेट्री बनाते हैं विच इज, एक और ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है। तो दिस ज्योमेट्री इज PCl5 की रेगुलर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। तो इट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये हमारे पास कैसी ज्योमेट्री है, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। तो जब हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री की बात करेंगे तो इसकी शेप कैसी रहती है, पी। तो तीन तो हमारे ट्राइगोनल बॉन्ड्स होते हैं और एक हमारे पास बॉन्ड कैसा रहता है, देखो एक हमारा एक्सियल बॉन्ड ऊपर है और दूसरा एक एक्सियल बॉन्ड नीचे है। तो मैं अगर देखूं तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे काई बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज डेफिनेटली मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए, बोलो हाँ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, बोलो हाँ। So the idea here is कि electrons here are being shifted towards chlorine। तो अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो ये डाइपोल मोमेंट 1 एंड डाइपोल मोमेंट 2 आइडेंटिकल बॉन्ड्स है ना। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। तो एक्सियल बॉन्ड्स कौन से, बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हमारे कौन से हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हमारे हैं बॉन्ड 3, 4 और 5। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर बॉन्ड 3, 4 एंड 5। तो हम ये बोलेंगे कि जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं दे आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड, सही बात है। नाउ द पॉइंट इज कि वी हैव μ1, वी हैव μ2 एंड वी हैव 3, 4 एंड 5। तो 3, 4, 5 आइडेंटिकल छोटे बॉन्ड्स हैं और 1 एंड 2 लॉन्गर एक्सियल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड, बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2 ये एक जैसे हैं और 4, 5 और 3 ये एक जैसे है ना। तो म्यू इंटू क्यू इंटू डी बॉन्ड 1 का और क्यू इंटू डी बॉन्ड 2 का ये सेम आएगा। और आप देखो ये दोनों 180 डिग्री के एंगल्स पे हैं, μ1 एंड μ2। तो एक तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो μ1 कैंसिल μ2 बिकॉज दोनों आइडेंटिकल है इक्वल टू म्यू, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में और इनके बीच में एंगल 180 है। अगर आप रेड वालों को कंसिडर करो तो रेड वालों में क्या हो रहा है कि मैम μ3 और μ4 का रिजल्टेंट तो अलॉन्ग ये आ गया रिजल्टेंट आर, एंड दिस रिजल्टेंट आर ये बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर शेप के जैसे है। अगर आप देखो तो मैम इसका म्यू है, इसका डाइपोल मोमेंट म्यू है, तो रिजल्टेंट भी म्यू आया था क्योंकि दोनों रेड वाले बॉन्ड एक प्लेन में थे और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री था।
तो हमने पीछे वाली स्लाइड में जस्ट प्रूव करा है कि कैसे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का क्या आता है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का मेरे पास क्या आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है विच इज ऑफ 180 डिग्री। इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि वी हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, एंड व्हेन वी हैव दिस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, तो इस तरीके से ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक बात है, तो आगे देखते हैं। ठीक है जी, तो PCl5 भी इक्वोटोनल वाले इक्वोटोनल को कैंसिल कर देते हैं और बाइपिरामिडल वाले बाइपिरामिडल को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज ऑल्सो अ trigonal bipyramidal is also what? Is also a regular geometry whose dipole moment is exactly zero, और जिसका dipole moment जीरो होता है उसको हम बोलते हैं कि इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है किसका, तो हम लोगों ने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास SF6 है। SF6 में कैसी ज्योमेट्री आती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहती है, उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का सीन क्या है? देखो, उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का सीन ये है दैट व्हेनेवर वी हैव दिस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो वी हैव सल्फर। अब क्योंकि हमारे पास ये सल्फर है, तो सल्फर में होगा क्या कि मैम एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन यहाँ है। ठीक है, और यहाँ देखो, एक क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन यहाँ है, सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं। तो अगर हम बोले कि प्लेन में तो बन रहा है स्क्वायर, और एक ऊपर की तरफ क्या बन रहा है, एक ऊपर की तरफ बन रहा है बाई पिरामिडल। ठीक है, एक ऊपर की तरफ बन रहा है बाई पिरामिडल, एक पिरामिडल ऊपर ब्लू वाला और एक पिरामिडल नीचे ग्रीन वाला। अगर एक पिरामिड नीचे की तरफ बन रहा है ग्रीन वाला इस तरीके से, यू अंडरस्टैंड अ पॉइंट, तो वी हैव स्क्वायर बाई पिरामिडल, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बात करने, तो वी हैव द स्क्वायर बाई पिरामिडल विच इज माई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। समझ में आ गया? इज दिस पार्ट क्लियर? राइट, तो अब आप देखो, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा कि मैम S और F हो जाएगा, एक क्लोरीन इधर है तो एक क्लोरीन इधर है। तो ये देखो, ये बॉन्ड μ1 इज कैंसिलिंग μ2, μ3 इज कैंसिलिंग μ4, और सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हैं। आप देखो, μ1 की वैल्यू μ2 के बराबर है, उसकी वैल्यू μ3 के बराबर है, μ4 के बराबर है, μ5 के बराबर है और μ6 के बराबर है, और वो वैल्यू μ के बराबर। सही है? अच्छा, तो μ1 μ2 μ3 μ4, और ये कितना आ जाएगा μ5 और ये आ जाएगा μ6। तो μ5 μ1 कैंसिल μ2, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री पे है। μ3 कैंसल्स बाय μ4, तो μ3 कैंसिल μ4। ऐसे ही μ5 कैंसिल μ6, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो वी हैव μ1 कैंसिलिंग μ2, μ3 कैंसिलिंग μ4, μ5 कैंसिलिंग μ6। सही है? एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन कि मैम हमारे पास इस तरीके से स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बन गई, एंड ओवरऑल all the dipoles all the dipole moments cancel each other, and when all the dipole moments cancel each other, ठीक है, when all the dipole moments cancel each other, तो क्या होगा मुझे बताओ कि जब सारे dipole moments एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो what do you think is going to happen? μ1 cancels μ2, μ3 cancels μ4, μ5 cancels μ6। ठीक है, and when this happens, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, we have this octahedral geometry, और क्योंकि हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, तो ये ओवरऑल एक नॉन पोलर ज्योमेट्री है। ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी अ नॉन पोलर ज्योमेट्री व्हिच इज SF6। सही बात है? गॉट द पॉइंट? so we have this geometry. Did you understand my point? So we had PCl5, we had SF6, we have PCl3, NH3, जितनी भी रेगुलर ज्योमेट्रीज हमने अभी तक पढ़ी हैं,
तो सब रेगुलर ज्योमेट्रीज का म्यू नेट कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है। अच्छा, कई बार जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल पूरा परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल हो, पर मॉलिक्यूल अगर लीनियर है किसी भी रेगुलर ज्योमेट्री में या शेप में, तो हम बोलेंगे कि उनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और देखो डाइपोल मोमेंट किसका 0 होता है, जितने भी हमारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका म्यू नेट 0 होता है। जैसे कि म्यू ऑफ N2 इज 0, म्यू ऑफ O2 इज 0, ठीक है, म्यू ऑफ F2 इज 0, है ना। जितने भी डाइपोल मोमेंट्स है, जैसे मैंने बोला N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा क्यों 0, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। तो हम ये बोलेंगे कि जितने भी मेरे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब का हाल क्या है, उन सब का हाल ये है कि भाई इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, तो चार्ज 0 इंटू डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस इनके बीच में है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ F2, तो यहाँ F और F है, तो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, D। तो दिस इज 0, तो चार्ज 0 इंटू डी। बात समझ में आ गई। तो द आइडिया हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, कि दिस इज डी, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, और ये डिस्टेंस क्या है, D। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो द आइडिया हियर इज व्हाट, कि मैम Q1 और Q2 के बीच की दूरी जो है वो D है, और लेकिन चार्ज तो आया ही नहीं बीच में, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में रहे, तो म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम की तरफ स्पेसिफिकली गए नहीं। सो नन ऑफ द एटम्स इज काइंड ऑफ एक्वायरिंग अ सर्टेन चार्ज, एंड दैट इज गोइंग टू बी 0 इंटू डी। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, Q1 और Q2। आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो O2 की बात करते हैं, O2 के अंदर क्या चीज हो रही है, ठीक है। देखो, तो O2 के अंदर क्या चीज हो रही है, म्यू O2 हियर इज गोइंग टू बी 0। सही बात है। तो द आइडिया हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, कि मैम जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, O2, F2, Cl2, Br2, होमो मतलब एक जैसे एटम दोनों तरफ मिले हुए, तो N2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे के सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, इन सबका डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है। ठीक बात है। तो ये चीज अपने को आ जाती है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो, अब जैसे मान लो इन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ भाई, तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई डाइपोल मोमेंट 0 किस किस का होता है। अब मान लो हमसे ये पूछा गया कि बताइए डाइपोल मोमेंट हमारे पास, अगर हम बात करें, एक मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, उसको क्लोरीन से जोड़ दिया, है ना। तो वन आई हैव साइक्लोहेक्सेन, और एक मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और यहाँ क्लोरो। ठीक है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ, मान लो ये स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर बी है, तो बोल रहे हैं जी बताओ, मेरे पास ये स्ट्रक्चर का नाम है वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, है ना, और एक मेरे पास यहाँ इसका नाम है वन क्लोरो बेंजीन। तो दोनों का स्ट्रक्चर है, तो वी हैव व्हाट, वी हैव ए एंड वी हैव बी। तो वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन है, और एक हमारे पास वन क्लोरो बेंजीन है। ठीक है। मुझसे पूछ रहा है बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो मैं कह रही हूँ हमें मेजरली ये बॉन्ड देखना है। इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है, कार्बन पे कैसा चार्ज आया हुआ है, पॉजिटिव। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है, कार्बन पे कैसा चार्ज आया हुआ है, पॉजिटिव। तो मुझे
पता है कि म्यू डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अच्छा, क्यू इंटू डी अगर है तो हम कहते हैं जी चार्ज किस पे ज्यादा आएगा, पहली बात तो ये, और डिस्टेंस पे मैटर कर रहा है। देखो सी और सीएल की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरली ज्यादातर सवाल डी पे डिपेंड करते हैं। मुझे आउट ऑफ क्यू एंड डी, डी को इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, और ये मेरे पास क्लोरीन है जिसका 3p ऑर्बिटल ओवरलैप है। स्ट्रक्चर बी में ये मेरे पास 3p ऑर्बिटल है और ये वाला कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो देखें तो हमने पढ़ा है कि ये वाला अगर मेरा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और मेरा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये है, तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल डेफिनेटली लॉन्गर होता है। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल डेफिनेटली लॉन्गर होता है और उसका ओवरलैप हम 3p से कराएंगे, तो आप देखो 3p ऑर्बिटल ये है और यहाँ पे हमारा 3p ऑर्बिटल ये, तो ये न्यूक्लियस है और हमारे पास ये भी न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फंस जाएंगे, बोलो हाँ। तो माय पॉइंट हियर वुड बी व्हाट, कि भाई क्योंकि हमारे पास ये आ गए, ठीक है, तो आई एम सेइंग कि दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा किधर पड़ेगी, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा पड़ेगी इधर से इधर तक, ठीक है, और यहाँ बॉन्ड लेंथ पड़ेगी हमारी यहाँ से यहाँ तक, समझ में आई? तो जब बॉन्ड लेंथ ये पड़ेगी तो दिस इज गोइंग टू बी म्यू, मान लो ये हो गया मेरा म्यू ए और ये हो गया म्यू बी, तो म्यू बी इज गोइंग टू बी क्यू बी इंटू डी बी एंड म्यू इज हियर इज गोइंग टू बी क्यू ए इंटू डी ए। बात समझ में? तो यहाँ से हम अगर बात करें तो वन इज गोइंग टू बी वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एंड हियर इट इज गोइंग टू बी वन क्लोरोसाइक्लोबेंजीन, ठीक है। तो व्हेन वी हैव वन क्लोरोबेंजीन एंड व्हेन वी हैव वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो हमें ऑब्वियसली पता है जिसका डी ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बॉन्ड लेंथ जो CCl3 वाला है, जो CCl है sp3 वाला, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। दिस इज माई sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दिस इज माई sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज स्मॉलर, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मेरा छोटा है, तो हम कह रहे हैं, और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारा लॉन्गर है, तो उससे क्या होगा कि लॉन्गर के बीच में ये जो ओवरलैपिंग होगी ये बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ पे हमारी ओवरलैपिंग कैसी होगी, बहुत कम होगी, समझ में? तो द आइडिया हियर इज व्हाट, ठीक है, so the idea here is what, कि मैम हमारे पास ये चीज है, got the point? So we have one chlorocyclohexane and we also have one chlorobenzene, तो obviously mu of A is greater than mu of B। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस देनी है वो बॉन्ड लेंथ को देनी, सही बात है, दिस इज वन। नेक्स्ट हम करेंगे किसका, तो नेक्स्ट वी हैव अनदर इक्वेशन, राइट, और देखते हैं। तो जैसे अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन और बोला, मुझसे बोला जाता है बताइए whose dipole moment is greater, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया किसका, हाँ, अच्छा एक चीज और, जो हमारा म्यू होता है ना वो क्यू इंटू डी पे तो डिपेंड करता ही है। ज्यादातर केसेस में, आई एम सो सॉरी, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने डी तो ज्यादा देखा ही, साथ में उसमें क्यू भी ज्यादा था। मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि जो sp3 कार्बन होता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, है ना। पीछे क्वेश्चन देखा ना हमने अभी, एक तो वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है और एक मेरे पास क्या है, क्लोरो बेंजीन है। तो हम बोल रहे हैं कि एक तो मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है कार्बन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाँ या नहीं? तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कम है, ठीक। तो द आइडिया हियर इज व्हाट, द आइडिया हियर इज कि मैम जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये वाला, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, क्लोरीन की तरफ जाने नहीं देगा। तो यहाँ जो चार्ज क्लोरीन पे आएगा स्ट्रक्चर बी में वो कम आएगा, और जो यहाँ चार्ज क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा स्ट्रक्चर ए में वो ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ जो बैठा वाला कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या कहता है कि भाई मैं तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल करूंगा नहीं, तो क्लोरीन ही ले जाएगा सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ। तो मोर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रही है वो कार्बन ए वाला तो पुल ही नहीं कर रहा ना, बहुत कम पुल कर रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके चला जा रहा है, क्लोरीन।
लेकिन sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो करता है पर इतना ज्यादा पुल नहीं कर पाता जितना sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से पुल कर लेता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि वी विल हैव सी और Cl का बॉन्ड। सही बात है। और क्योंकि हमारे पास C और Cl का बॉन्ड है, क्योंकि हमारे पास C और Cl का बॉन्ड है, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? मैम ये और ये हमारे पास स्ट्रक्चर सही है। तो द आइडिया इज कि स्ट्रक्चर ए ये है और स्ट्रक्चर बी है। बात करनी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फॉर स्ट्रक्चर ए म्यू ए होता है क्यू ए इंटू डी ए, एंड फॉर स्ट्रक्चर बी म्यू बी होता है क्यू बी इंटू डी बी। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या बोले, म्यू ए इज इक्वल टू क्यू ए इंटू डी ए, म्यू बी हियर इज गोइंग टू बी क्यू बी इंटू डी बी। तो हम बोल रहे हैं क्यू ए भी ज्यादा है और डी ए भी ज्यादा है, और यहाँ पे क्यू बी भी ज्यादा है, क्यू बी कम है और डी बी भी कम है, क्योंकि डी बी हो रहा है बाय द ओवरलैप ऑफ sp2 और क्लोरीन के आटम 3p, और जो डी ए है वो हो रहा है sp3 और 3p का एटम 3p। तो ये जो sp3 3p का ओवरलैप है और यहाँ sp2 3p का ओवरलैप है, तो एज अ रिजल्ट वी विल हैव व्हाट, म्यू ए एंड म्यू बी। सही बात है। तो हेंस हमारे पास हम क्या बात करें, हम बोले म्यू ए इज ग्रेटर देन व्हाट, म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी। ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो स्ट्रक्चर ए का ज्यादा है स्ट्रक्चर बी से। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा, प्राइमरली चार्ज होता है क्यू इंटू डी, किसी किसी क्वेश्चन में क्यू भी ज्यादा डी भी ज्यादा, तो प्रोडक्ट ऑफ क्यू इंटू डी ज्यादा, तो जहां दोनों ज्यादा वो मैं समझाऊंगी। 99% केसेस पे हम किसकी बात करते हैं, 99% केसेस पे हम बात करेंगे हमारे व्हाट यू कॉल, 99% केसेस में वी टॉक अबाउट द चार्ज। ठीक है। तो जो हमारे नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर हम चार्ज की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक वन टू वन टू डाइक्लोरोबेंजीन है। ठीक है। तो हमारे पास क्या रह रहा है, वन टू डाइक्लोरोबेंजीन रह रहा है। फिर मेरे पास यहाँ पर वन टू डाइक्लोरोबेंजीन मेटा में रह रहा है। फिर मेरे पास ये कहाँ रह रहा है, फिर मेरे पास ये वन टू डाइक्लोरोबेंजीन पैरा में रह रहा है। ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से तीन स्ट्रक्चर्स हैं। अब आप लोग चीज देखो कि हम चार्ज और बॉन्ड लेंथ दोनों की बात करते हैं, इसके अंदर और इसके अंदर, ध्यान से देखो, इसके अंदर और इसके अंदर। ये मेरे पास क्या है, दिस इज कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन, ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2। अच्छा स्ट्रक्चर बी की बात करो, स्ट्रक्चर ए बी और सी, स्ट्रक्चर बी में ये कार्बन भी sp2, ये वाला कार्बन भी sp2, यहाँ क्या है, ये कार्बन भी sp2, ये वाला कार्बन भी sp2। अब आप एक चीज देखो कि मैम यहाँ पे ये सेंटर है, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है, तो क्या होगा, बोलो क्या होगा। होगा ये कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन से शिफ्टेड है तो हम अगर एक बेंजीन स्ट्रक्चर को देखें और उसका सेंटर पॉइंट मार्क करें, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास इट इज डिवाइडिंग टू एक दो तीन चार पाँच छः, तो दिस इज डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू 60 डिग्री है ना। तो 360 डिग्री छह अलग अलग एंगल में। तो अगर कोई एक एटम ए और बी पे है तो हम बोल रहे हैं ये ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थो पोजीशन में दोनों ग्रुप्स के बीच में 60 डिग्री एंगल होता है। मेटा पोजीशन पे अगर हम देखें एक ग्रुप यहाँ है और एक ग्रुप हमारा यहाँ होता है, एक छोड़ के एक ऑल्टरनेट पे है ना, तो हम कह रहे हैं कि ये है एक ये है, तो इनके बीच में 60 और 60 कितना हो गया, 120 डिग्री। और जो हमारे पास पैरा पोजिशन होती है एक ए और एक बी, तो यहाँ पर इनके बीच में एंगल कैसा रहता है, 180 डिग्री। So the idea here is कि we have ortho, we have meta and we have para. So when we have ortho, when we have meta and when we have para, तो हमारे पास क्या चीज रहेगी, हमारे पास चीज रहेगी कि भाई मैम एंगल हमको पता चल गया ऑर्थो का, मेटा का और पैरा का। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब हम ये लगाते हैं हिसाब कि यार अगर ऑर्थो मेटा पैरा है तो हमें पता है दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, इसका डाइपोल मोमेंट भी म्यू है तो इसका भी म्यू है। क्यों, क्योंकि म्यू होता है क्यू इंटू डी है ना।
चार्ज में दोनों की कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिविजुअल बॉन्ड को देखें तो एक तरफ sp2 कार्बन, एक तरफ क्लोरीन। डी में फर्क क्यों नहीं आ रहा, sp2 कार्बन और 3p का ओवरलैप हो रहा है, तो वो बॉन्ड भी हमारा एग्जैक्टली सेम है। तो यहां से हम क्या समझे, बोलो। तो द आइडिया इज म्यू हियर इज गोइंग टू बी q into d। तो अगर म्यू इज इक्वल टू q into d है, व्हाट वुड दैट मीन, म्यू हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू q into d। तो अगर हम बात करें ये वाले कार्बन की, ए बी और सी की, तो हम बोल रहे वी हैव sp2 कार्बन एंड दिस एंगल हियर इज गोइंग टू बी 60 डिग्री, this here is also going to be 60 degrees, this here also is going to be 180 degrees, got the point। तो mu is q into d। तो अब निकालो, तो इसका म्यू कितना आएगा, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका म्यू निकालो, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू कॉस 120 डिग्री। और इसका म्यू निकालो, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू कॉस 180 डिग्री। अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो ये बन जाएगा 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू कॉस 120 इज माइनस हाफ। इसको सॉल्व कर दें और कॉस 180 इज -1। और यहाँ पे 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 म्यू स्क्वायर का अंडर रूट विच इज गोइंग टू बी √3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज गोइंग टू बी म्यू। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास आप देखो ये है क्या, म्यू ऑर्थो, ये क्या है, म्यू मेटा विच इज म्यू, और एक मेरे पास है म्यू पैरा विच इज गोइंग टू बी 0। तो अगर हम यहाँ से बोले सबसे ज्यादा किसका, म्यू ऑफ ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर म्यू ऑफ मेटा, और फिर म्यू ऑफ पैरा। ठीक है। तो अगर इसको आपको याद रखना है कि अगर डाइपोल मोमेंट, लेकिन प्रोवाइडेड इसमें कंडीशन ये है कि क्लोरीन क्लोरीन मतलब दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, दोनों ही ग्रुप सेम टाइप के हैं। ठीक है। सेम टाइप का मतलब बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कि क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट व्हाट, म्यू ऑर्थो। फंडा समझा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू मेटा। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं ओ माई गॉड या ओ माई पैर, पैर टूट गया भाई। ठीक है। तो अगर हमें ग्रुप सेम है, एक जैसे ग्रुप है, तो ऑर्थो देन मेटा एंड देन पैरा। बात समझ में आई। तो दिस इज द आइडिया, गॉट द पॉइंट। सो दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 5, राइट।